अलाउड भी लगा ही देना, मच्छर हो रखे हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई जल्दी से। आज बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ साउंड वेव, मतलब स्टैंडिंग साउंड वेव। ठीक है, आज मतलब काफी थ्योरी कंप्लीट करेंगे हम लोग जो है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और होमवर्क दे सकूं। तो स्टैंडिंग साउंड वेव आज का हमारा टॉपिक है। स्टैंडिंग साउंड वेव। गुड मॉर्निंग दीपा, गुड मॉर्निंग राहुल। तुम सारे के सारे रेगुलर रह रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नाम कुछ बदल जाते हैं कभी कभी ना। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बच्चों स्टैंडिंग वेव वाला ही है, मतलब जो अपन ने उधर पढ़ा था ना, वेव ऑन स्ट्रिंग में। स्टैंडिंग वेव तो मैंने उधर भी पढ़ाए थे ना आप लोगों को। इसी तरीके का बच्चों कॉन्सेप्ट है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, समय जाया न करते हुए। और भाई तुम्हारी प्रिपरेशन चल कैसी रही है? पहले तो मुझे ये बताओ थोड़ा सा ना, तुमसे बात बात तो कर लूं मैं। हर दिन आता हूँ, पढ़ा के चला जाता हूँ। तुम्हारी तैयारी वैयारी कैसी चल रही है भाई? तुम लोगों को कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है? तुम शीट वगैरह सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? क्या क्या किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो? कुछ आइडिया लग रहा है या नहीं लग रहा? बढ़िया चल रही है मन की तो प्रिपरेशन? ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का हम जो है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का हम सब्जेक्ट बस सॉल्व करते हुए चल रहे हैं अभी तक तो ना। और उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं, मैथ्स में नहीं आता कॉन्फिडेंस। ओके ओके। और जेई मेन के पीवाई क्यूज तो बच्चों मैं अलग से करा ही रहा हूँ तुम्हें, उसे तो टेस्ट फॉर्मेट में करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, जेई मेन के पीवाई क्यूज हो गए आपके। रोटेशन तक टेस्ट हो चुके हैं हमारे ना जेई मेन के, तो जेई मेन के पीवाई क्यूज। तो एसएचएम और वेव वाला एक हो जाएगा। एसएचएम और वेव का एक ही कराना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ पीवाई क्यूज मतलब इस वाले पार्ट से आते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा पीवाई क्यूज। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह हमें खत्म करना है बच्चों 25 सितंबर से पहले। फिर अब थर्मल से पहले हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे 12th वाला पोर्शन। ठीक है, थर्मल को सबसे लास्ट में करेंगे, थर्मल और ग्रेविटेशन को। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ बच्चों आपको रिफ्लेक्शन एट दी फिक्स्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एट दी फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड सरफेस। साउंड वेव का रिफ्लेक्शन एट दी फिक्स्ड सरफेस। तो बच्चों मान लो यहाँ पे कोई फिक्स सरफेस है, ठीक है, और आपने साउंड भेजी यहाँ पे। आपने बच्चों साउंड भेजी यहाँ से, साउंड वेव इधर की तरफ आई। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों की, जब साउंड वेव इधर आएगी ना, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना बच्चों, यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, तुम्हें पता है वो आगे पीछे ऑक्सीलेट करते हैं। तो ये जो मीडियम पार्टिकल रेस्ट पर रहेंगे नहीं रहेंगे? क्या ये इस दीवार की वजह से आगे पीछे हो सकते हैं? नहीं, रिमेन एट रेस्ट। हाँ जी, तो ये रेस्ट पर रहेंगे नहीं रहेंगे? ये आगे पीछे हो नहीं पाएंगे। तो बच्चों क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं इन पार्टिकल का? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का बच्चों नोड बनेगा यहाँ पे ना, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। अच्छा ये बन कैसे रहा है? ये वाली वेव आ रही है बच्चों और यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ये इंसिडेंट वाली है, ये इंसिडेंट हो गई, और ये हो जाएगी बच्चों रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी बच्चों ये वाली होगी। तो तुम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पर दो वेव का सुपरपोजिशन हो रहा होगा।
और उन दोनों का आउट ऑफ फेज सुपरपोजिशन हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का क्या बन रहा है बच्चों, प्रेशर का यहाँ पे नोड बन रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है यहाँ के पार्टिकल्स का, इन दोनों की वजह से। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेव जो है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव जो होती है इज रिफ्लेक्टेड displacement wave is reflected with pi phase change। तो रिफ्लेक्टेड वाली वेव जो है ना बच्चों, उसका फेज जो है ना चेंज हो गया होगा, कितना, पाई। तो डिस्प्लेसमेंट वेव जो है बच्चों रिफ्लेक्ट हो रही है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेव गई और लौट के आ रही है, दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा, तभी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा है बच्चों, नोड बन रहा है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट की जो स्टैंडिंग वेव है बच्चों, वो कुछ ऐसे बनती होगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेव तो है बच्चों, एक जाने वाली और एक आने वाली। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई। अब इस पर दोबारा से आएंगे, ठीक है, दोबारा से इसके बारे में डिस्कशन करने आएंगे हम लोग ना। पहले तो तुम ये वाली बात समझ लो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का बच्चों नोड बनेगा ही नहीं बनेगा, यहाँ के पार्टिकल ऑक्सीलेट ही नहीं करेंगे, जो दीवार के जस्ट पास वाले पार्टिकल है वो ऑक्सीलेट ही नहीं करेंगे, तो उनका क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ पे नोड बनेगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई या नहीं होगी तुम्हें? ठीक है, ओके, मतलब इस वाले पेज पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है, ये वाली बात मेरे को तुम्हें समझा रही थी पहले तो। अब आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग साउंड वेव के बारे में बात करते हैं। बच्चों ये बताओ स्टैंडिंग वेव कब बनती थी, जब S1 इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, एक तो ये वाली वेव हो एक मीडियम में, और S2 इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स, एक ये वाली वेव हो बच्चों। तो S जो आता था बच्चों, वो आता था 2s नॉट कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ऐसी इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व की थी बच्चों वेव ऑन स्ट्रिंग में। अभी हम दोबारा आएंगे, मुझे पता था कि आप लोगों में से जिसने मेरी बात पिछली क्लास में ध्यान से सुनी होगी उसको कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये क्या कर दिया सर आपने ना, तो हम उस वाले पेज पर भी दोबारा जाएंगे। तो ये वाली बात समझ में आई कि स्टैंडिंग वेव कब बनती थी बच्चों। तो स्टैंडिंग वेव को मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं स्टैंडिंग वेव जो उधर पढ़ाई है ना कि दो वेव एक मीडियम में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही होती है, तो वहां पे स्टैंडिंग वेव बनती है। तो जैसे स्टैंडिंग वेव बच्चों यहाँ पे ये बन जाएगी, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव बच्चों यहाँ पे ये बनेगी। तो मान लो यहाँ पे ये मीडियम है, तो इस वाले में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है इसका। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर मॉड के अंदर 2s नॉट कॉस के एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया। अगर आपको बताओ कि कॉस का फंक्शन है, मतलब x इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा होगा। x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा होगा। x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा होगा। x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बन रहा होगा बच्चों, नोड बन रहा होगा। x इक्वल टू लैम्डा पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बन रहा होगा। समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा बनेगा। अब आपको ये पता है बच्चों कि जो प्रेशर चेंज होता है ना, प्रेशर चेंज वो होता है माइनस का बीटा इंटू डी एस डिवाइडेड बाई डी एक्स के बराबर। ये होता है नहीं होता है, माइनस का बीटा इंटू डी एस बाई डी एक्स के बराबर। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो डेल्टा भी हो जाएगा बच्चों माइनस का बीटा 2s नॉट इंटू के
कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? अरे ये बन जाएगा। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ मेरे को कि अच्छा इसे अपन बीटा एस नॉट के को क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा पी नॉट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो डेल्टा पी जो बनेगा ना बच्चों 2 टाइम्स डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी बनेगा। आप लोग बिल्कुल सही है सर। इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट और इसमें। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो बच्चों यहाँ पे साइन के एक्स आ रहा है। अगर मैं प्रेशर का एम्पलीट्यूड देखूं ना, प्रेशर चेंज एम्पलीट्यूड अगर मैं देखूं तो बच्चों वो 2 डेल्टा पी नॉट साइन के एक्स है। मतलब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे प्रेशर का नोड बनेगा। साइन वाला फंक्शन आने का क्या मतलब होता है? x इक्वल टू 0 पे प्रेशर का नोड, x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे प्रेशर का एंटी नोड, या प्रेशर का नोड, प्रेशर का एंटी नोड, प्रेशर का नोड। इसका मतलब ये हुआ जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा। ये वाली बात बच्चों आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है ना बच्चों, वहां पे प्रेशर का क्या बनता है? एंटी नोड। जहां भी प्रेशर का नोड बनेगा ना बच्चों, वहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बने, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहां प्रेशर का क्या बनेगा बच्चों? एंटी नोड। ठीक है, ये वाली बात पहले तो समझ लो बच्चों ना। ये वाली बात मैंने तुम्हें यहां से बताई है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है ना, उसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करके हमें प्रेशर वाली इक्वेशन आती है, माइनस का बीटा इंटू डी एस बाई डी एक्स करके। तो मैंने जब उसको डिफरेंशिएट किया तो उसमें ऊपर जैसे डिस्प्लेसमेंट वाली स्टैंडिंग वेव में कॉस एक्स था, कॉस के एक्स था, इसमें बच्चों साइन के एक्स आ गया। मतलब प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के साथ एक खास बात है कि प्रेशर की स्टैंडिंग वेव बनाओगे ना, डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडिंग वेव बनाओगे, तो दोनों में ये चीज होती है कि जहां प्रेशर का नोड बनता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है वहां पे प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। ठीक है, अब बच्चों पिछली वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं मैं आपको ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि देखिए जी, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है, तो जिस जगह डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड बनता है। मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव में जो फेज डिफरेंस आया होगा ना रिफ्लेक्शन में, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज पाई। लेकिन डेल्टा फाई फॉर रिफ्लेक्शन फॉर प्रेशर दैट इज 0। क्योंकि एंटी नोड अगर बन रहा है ना बच्चों कहीं पे, तो मतलब वहां पे सेम फेज में वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी तो एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जा रहे हैं और डबल हो जा रहे हैं। तो जहां पे बच्चों रिफ्लेक्शन होगा ना दीवार से, वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन प्रेशर वेव सेम फेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। जनरली बच्चों साउंड वेव को हम प्रेशर वेव के टर्म में बोलते हैं। तो जो प्रेशर वेव जो चीज फॉलो कर रही है वही हम साउंड के लिए बोलेंगे। आपका वो कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के दौरान फेज चेंज जो आ रहा है ना वो डिस्प्लेसमेंट वेव में आ रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट वेव होगी ना उसमें पाई का फेज चेंज आएगा, लेकिन जो प्रेशर वेव होगी, जो प्रेशर वेव जो एक्चुअल में मतलब साउंड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उसमें बच्चों कोई फेज का चेंज नहीं आएगा। प्रेशर में वहां पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा फिक्स वाले एंड पे। आगे मैं समझ में भाई ये रिफ्लेक्शन वाली कहानी, और ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया आपको? ये रिफ्लेक्शन वाली कहानी और ये स्टैंडिंग वेव वाली कहानी क्लियर हो गई? तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बच्चों बाद बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम रहता है, बस प्रेशर और इसमें ध्यान रखना।
प्रेशर और इसमें ध्यान रखना बच्चों, इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें अगर डिस्प्लेसमेंट का जहां एंटी नोड होता है वहां प्रेशर का नोड बनेगा, जहां प्रेशर का एंटी नोड होता है वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा। ठीक है, ये वाली कहानी आपको समझनी है। लिख लो बच्चों जल्दी से, इसको नोट कर लो एक बार, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। डन भाई, डन 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 डन, हो गया। ओके, अब आता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव बच्चों, जैसे हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव क्यों पढ़ा था, रस्सी जो दोनों एंड पे फिक्स थी उस पे स्टैंडिंग वेव बनती थी। इससे पहले हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, फिर हमने वो रस्सी पे ऑक्सीलेशन वाली बात कही। ऐसे बच्चों यहाँ पे भी होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गन पाइप का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप, क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बच्चों दो तरीके के होते हैं। इसे बोलते हैं बच्चों क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक होता है बच्चों दोनों एंड पे ओपन होता है। ठीक है, इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोला जाता है बच्चों, ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, अगर वो बोलते हैं कि दोनों एंड पे क्लोज है, वो एक अलग बात होगी। ठीक है, दोनों एंड पे ओपन है। ठीक है, जनरली अगर बोलेगा ना कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो ये है। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप बच्चों इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। आपने रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट शायद स्कूल में परफॉर्म किया हो। इसको बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क को हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क से इसको रेजोनेट कराते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को ऑक्सीलेट करा के इसके ऊपर लेके आते हैं, फिर यहाँ पे हम जो इससे आने वाली साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि एक तो वेव इधर से जाती है और दूसरी उधर से रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो यहाँ पे बनती है बच्चों स्टैंडिंग वेव। ठीक है, यहाँ पे क्या बनती है बच्चों, स्टैंडिंग वेव बनती है। इसकी जो लेंथ है बच्चों, दैट लेंथ इज गिवन एज एल। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों कुछ जैसे वेव ऑन ऑफ फिक्स्ड स्ट्रिंग जैसे अपन ने बनाए थे ना बच्चों, उसी तरीके का यहाँ पे भी कुछ पैटर्न मिलते हैं। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में। ठीक है, पहले हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बात करेंगे। और उसमें भी बच्चों सबसे पहले फंडामेंटल मोड। ठीक है ना, सबसे कम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड का जो ऑक्सीलेशन होता है, फंडामेंटल मोड। तो ये कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है बच्चों, और आपने इसे ट्यूनिंग फॉर्क से ऑक्सीलेट करा दिया। ठीक है, ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। जब आप इसे ऑक्सीलेट कराओगे ना बच्चों, तो इसमें एक एंड तो ओपन है, एक एंड है बच्चों क्लोज।
तो ओपन एंड पे कुछ अलग चीज हो रही होगी, क्लोज एंड पे कुछ अलग हो रही होगी। ये तो तुम्हें भी समझ में आ रहा है। आप बोलोगे क्या अलग चीज हो रही होगी? तुम्हें पता है बच्चों, क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है? नोड। तो क्लोज एंड पे मतलब यहां वाले पार्टिकल ऑक्सीलेट ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, मतलब ना बंद है, तो यहाँ वाले ऑक्सीलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा बच्चों? नोड। अगर क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बन रहा है, तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा या नहीं बनेगा, ये बता दो बस मेरे को। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, और मिनिमम नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एंटी नोड के पास नोड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग में बनेगी ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेव, समझ में आया ये वाली बात जो है? ये बनेगी ऐसे करके, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट वेव आपने ऐसे बना दी। अगर मैं तुमसे यहीं पर कहूं कि प्रेशर वेव कैसी बनेगी, आप कहोगे सर जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है ना, वह प्रेशर का एंटी नोड होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, वहां प्रेशर का नोड होता है। तो प्रेशर वेव जो बनेगी ना बच्चों, अगर प्रेशर का अगर तुम वेरिएशन यहां पे दिखाओगे, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला कलर जो बच्चों प्रेशर वेव हो गई है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हें? इनमें से एक ही रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तुम्हें, दोनों नहीं दिखाने साथ साथ, या तो डिस्प्लेसमेंट वाला दिखाना है या प्रेशर वाला दिखाना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिखा दिया तुमने, प्रेशर का वेरिएशन दिखा दिया। प्रेशर की स्टैंडिंग में वैसी बनेगी और डिस्प्लेसमेंट की ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई? आप बोलोगे सर सही है, ये तो यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं मेरे को। अब इस जो ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है ना बच्चों, इस ऑर्गन पाइप की जो लेंथ है, ये जो है, ये हमने मान ली एल के बराबर। तो क्या यहाँ पे आपको लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस जो है, क्या वो एल के बराबर समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर, तो लैम्डा बच्चों यहाँ पे 4L के बराबर आ जाएगा, और v इक्वल टू होता है बच्चों एफ लैम्डा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना बच्चों यहाँ पे, v डिवाइड बाई 4L के बराबर आ जाएगी। ठीक है, v डिवाइड बाई 4L के बराबर ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एक टर्म होती है बच्चों एंड करेक्शन। ये क्या बला है? ये जो बच्चों यहाँ पे प्रेशर का देखो, ये एंड फिक्स तो है नहीं, रस्सी में तो या तो फिक्स होता था, फ्री होता था। ये जो फ्री एंड होता है ना बच्चों, यहां पे जैसे प्रेशर का नोड बन रहा है, वो प्रेशर का नोड एग्जैक्टली बाउंड्री पे नहीं बनता, थोड़ा सा बाहर बनता है। और उस डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों ई, एंड करेक्शन। ई ई की जो वैल्यू होती है ना, वो 0.6R और 0.3D के बराबर होती है। डी होता है बच्चों डायमीटर, इसका ट्यूब का जो पाइप है ना बच्चों, ऑर्गन पाइप, इसका डायमीटर। तो ये थोड़ा बाहर बनेगा। तो बच्चों एल को रिप्लेस कर देते हैं एल प्लस का ई से, एंड करेक्शन ऐड हो जाता है उसमें। तो अब जो एफ नोड होगा ना बच्चों, वो वी डिवाइडेड बाई 4L प्लस का ई के बराबर होगा, क्योंकि वो जो नोड है बच्चों थोड़ा बाहर बन रहा है ना। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये होती है बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड करेक्शन को कंसीडर करते हुए। इसको मेजर कर लिया जाता है बच्चों ना, एंड करेक्शन वगैरह भी मेजर कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर जैसे तुम्हें ट्यूब की रेडियस वगैरह दे रखी हो, यू हैव टू कंसीडर इट। अदरवाइज कुछ नहीं है तो बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला चलेगा सीधा। ठीक है, एंड करेक्शन अगर कंसीडर करना है तो हमें ये वाला फंडा लेके
चलना पड़ेगा। क्या ये फंडामेंटल मोड समझ में आया बच्चों आप लोगों को? क्या फंडामेंटल मोड समझ में आया? फंडामेंटल मोड क्या होता है इसका? इसके बाद आता है बच्चों क्या, फर्स्ट ओवरटोन। अब आएगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन में बच्चों अगली पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं हम लोग जो है, अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों यहाँ पे? सपोज करो मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे नोड बनेगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड के पास में एक नोड और होता है डिस्प्लेसमेंट का, दो नोड के बीच में डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर तुम वेव बनाओगे ना बच्चों यहाँ पे, इट विल फॉर्म लाइक दिस।
कहाँ, तो ये यहां तक समझ में आया था कि ये वाला पार्ट तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, म्यूट होने से पहले ये तो कर ही दिया था। अब तुम्हें ये समझ में आया कि ये जो लूप है इसकी लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाई 2 के बराबर, और ये होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। 3 लैम्डा बाई 4 एल के बराबर होना चाहिए, तो लैम्डा आ जाएगा 4 एल बाई 3 के बराबर। वी इक्वल टू एफ लैम्डा से एफ आ जाएगा वी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो 3 बी बाई 4 एल आ जाएगा। तो 3 गुना आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आई थी, वी डिवाइडेड बाई 4 एल के बराबर, तो उसका 3 गुना हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें थर्ड हार्मोनिक मिलेगा। अगर एंड करेक्शन ई को भी कंसीडर कर लिया जाए तो एक एंड बाई ओपन है, एंड करेक्शन एल प्लस ई कर देंगे एल की जगह पे, तो ये 3b डिवाइड बाई 4l प्लस का ई हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ऑड हार्मोनिक मिलेंगे, एफ नॉट 3 एफ नॉट 5 एफ नॉट 7 एफ नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे फर्स्ट ओवरटोन वाले हो जाएंगे, और फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड ओवरटोन में 5 एफ नॉट मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो क्या तुम उसको खुद से बना लोगे, क्या मुझे उसको बनाने की जरूरत है? तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है, तो दोनों जगह पे एक दूसरे के अपोजिट चीजें हो रही होंगी। डन 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 डन। अब बच्चों बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है बच्चों? ओपन ऑर्गन पाइप इसमें बच्चों दोनों एंड जो है इसके ओपन होंगे। ठीक है, तो सपोज करो इस तरीके से बन गया ना ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों एंड ही ओपन है इसके। तो अब इसमें बच्चों तुम चाहो तो जो चाहो वो वे बना के देख सकते हो। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले फंडामेंटल मोड के बारे में बात कर लेते हैं। ये बच्चों उस तरीके से बिहेव करेगा जैसे दोनों एंड पर रस्सी फिक्स होती थी ना, वो उस तरीके से। तो फंडामेंटल मोड में क्या होगा यहाँ पे, फंडामेंटल मोड में होगा बच्चों यहाँ पे इस जगह पे बनेगा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड मतलब, और बीच में बनेगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहां से वेव चलेगी मतलब यहां से लूप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तुम जो मैंने तुम्हें तरीके बताए ना बच्चों, अगर वैसे करोगे ना कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लो जी, ये बन जाएगी बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ना, थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना तो क्या है, दोबारा बनाते हैं फिर, और क्या है, बनना चाहिए सिमेट्रिक, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अच्छा, यहां पे प्रेशर का नोड बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, और प्रेशर का नोड बनेगा। तो प्रेशर वेव अगर मैं बनाऊंगा ना, तो प्रेशर वेव कुछ ऐसे बनेगी, एक लूप टाइप का दिखेगा प्रेशर वेव का ना। ठीक है, तो अब तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लैम्डा बाई 2 सर यहाँ पे एल के बराबर होगा, लैम्डा जो है 2l के बराबर होगा, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना एफ नॉट, वो v डिवाइडेड बाई 2l के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। एक मिनट बच्चों।
चलो बच्चों आपका ठीक है फंडामेंटल मोड हो गया इस तरीके का। अब अगर बच्चों इसमें भी एंड करेक्शन कंसीडर कर लिया जाए, इसमें एंड करेक्शन बच्चों दोनों एंड पे कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पे भी और यहां पे भी। ये वाला भी थोड़ा बाहर बनेगा और ये वाला भी थोड़ा बाहर बनेगा। तो बच्चों अगर एंड करेक्शन को कंसीडर करते हुए अगर हम बात करेंगे तो यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ना v डिवाइडेड बाई 2 एल प्लस का 2e के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ है बच्चों एल प्लस का 2e हो जाएगी। डन बच्चों, समझ में आया फंडामेंटल मोड जो है। एफ नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2 एल प्लस का 2e। इस तरीके से बच्चों इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अगला वाला क्या होगा बच्चों, अगला वाला मोड क्या होगा? सो नेक्स्ट इज फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन में अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट का बनाने की जरूरत नहीं है बार बार ना, एक ही वे बना के चलते हैं। ठीक है, कचरा हो जाता है डायग्राम का ना। तो फर्स्ट ओवरटोन बच्चों बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट ओवरटोन में प्रेशर का नोड बनता है बच्चों यहाँ पे, और प्रेशर का नोड यहाँ पे भी बनेगा, तो बीच में भी एक प्रेशर का नोड बना देंगे। अब 2 लूप बन जाएंगे, बस काम खत्म। ये एक लूप हो गया, एक लूप ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एल हो गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पे बच्चों जो फर्स्ट ओवरटोन वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो v डिवाइडेड बाई एल के बराबर आएगी, मतलब 2v डिवाइडेड बाई 2l के बराबर आएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें सेकंड हार्मोनिक मिल रहा होगा। ठीक है भाई, ये सेकंड हार्मोनिक होगा, तो यहाँ पे हमें सक्सेसिव हार्मोनिक मिलेंगे, कंसेक्यूटिव हार्मोनिक मिलेंगे। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक मिल रहे होंगे बच्चों ना हमें। और अगर एंड करेक्शन को कंसीडर कर लें अगर हम यहाँ पे, तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो v डिवाइड बाई एल प्लस का 2e के बराबर हो जाएगी। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि अगर एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी, वी दे रखा है, तो हमें इतनी लेंथ पे हमें ये इस तरीके से मिल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई सारे बच्चों को? बताओ भाई जल्दी बताओ, अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो मैं आगे का बताऊं तुम लोगों को। डन भाई, तो ये होता है बच्चों तुम्हारे सारे के सारे मतलब ऑर्गन पाइप वाले केसेस। तो अब बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, एक जो ये हम सबको जो पढ़े हैं जिस चीज के लिए ना उस पर आते हैं, दैट इज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे बच्चों एक ऑर्गन पाइप का ही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों ये, लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ को वेरी किया जा सकता है। लेंथ को वेरी किया जा सकता है मतलब कैसे?
दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं स्कूल वगैरह में। अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट को करोगे ना बच्चों, अगर स्कूल वगैरह में करोगे तो स्कूल में तो सैंड से करवाते हैं इसको ना, नहीं तो इस अरेंजमेंट को बच्चों वाटर से भी कर सकते हैं। तो ये रेजोनेंस ट्यूब होती है, और यहाँ पे बच्चों आपने सपोज करो वाटर फिल कर रखा है, इस लेवल तक वाटर फिल कर रखा है आपने ना, यहाँ पे वाटर फिल कर रखा है, और ये दोनों ट्यूब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है। दोनों में लेवल क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा नहीं रहेगा? पहले तो बच्चों इसको पूरा भर रखा होता है, फिर क्या करते हैं धीमे धीमे इस लेवल को बच्चों इधर से वाटर बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे क्या होता रहता है, ये लेवल बढ़ता रहता है, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ती रहती है। और यहाँ पे आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा होता है बच्चों, और उसको आप जो ऑक्सीलेट करवा रहे होते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखते हो बच्चों, मान लो कोई फ्रीक्वेंसी इसकी एफ है, तो बच्चों जैसे यहाँ पे पहली स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में बात करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे पहली स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, एकदम आपको बहुत तेज आवाज सुनाई देगी, बहुत तीखी आवाज, तेज आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगी। इसे बोलते हैं बच्चों फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। L1 क्या कहलाता है, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। इसको बच्चों मेजर कर लिया जाता है, ठीक है, इसको मेजर कर लिया जाता है। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 ना बच्चों L1 प्लस का E के बराबर होगा। एंड करेक्शन भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा ना। फिर क्या करते हैं बच्चों, यहां से पानी को बाहर निकालते हैं, और यहां से लेवल घटेगा, फिर इधर से कम होता जाएगा। अच्छा, इधर से निकालने के पीछे पता है फायदा क्या रहता है, वो जो पानी है ना वो हिलता डुलता नहीं है फिर इधर ना, अगर तुम इधर से निकालोगे ना, जो भी हिलन डुलन होनी है वो इधर होनी है, ठीक है। इधर मतलब रिलेटिवली कम इफेक्ट आएगा। ये स्मूथली आप जो है ना इधर से पानी निकालोगे बाहर, तो ये जो है ना लेवल इसका गिरता जाएगा, और मान लो आपको इस जगह जाके दोबारा वही तीखी साउंड सुनाई दे रही है, तो वो पॉसिबल हो पाएगा जब एक लूप और आपने बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि ये एक तरीके से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करने वाला है। इधर हमेशा नोड बना करेगा और इधर एंटी नोड बनेगा। तो अगली पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, ये इससे बोलते हैं बच्चों सेकंड रेजोनेंस लेंथ। L2 क्या कहलाता है, दिस इज द सेकंड रेजोनेंस लेंथ, ठीक है। तो 3 लैम्डा बाई 4 बच्चों हमारे पास L2 प्लस का E के बराबर आ जाएगा। अगर आप L2 में से L1 को माइनस कर दोगे तो L2 माइनस का L1 जो है ना बच्चों वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो L2 में से L1 को अगर माइनस कर दिया हमने, L2 माइनस का L1 कर दिया बच्चों, तो वो लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा, और होना भी चाहिए, एक लूप अंदर और बनेगा, ठीक है। तो ये अगर दो लेंथ दे रखी है बच्चों, तो हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी अगर नोन है तो वी साउंड पता कर सकते हैं हम लोग ना, साउंड की स्पीड वी कैन फाइंड। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई सारे बच्चों को? डन बच्चों यहां तक? तो ये ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट होता है, और इस तरीके से आप जो है ऑर्गन पाइप मतलब सॉरी रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ना, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट बच्चों ये होता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट आज स्टार्ट कर देते हैं बच्चों ना, एक दिन में फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेरे पास आज टाइम भी है, और मैंने सोचा भी था कि इस टॉपिक को थोड़ा सा खींचेंगे जल्दी।
डॉपलर्स इफेक्ट। आप लोगों ने बच्चों कई बार ऐसा देख ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे खड़े होते हो, ठीक है, और वहां से ट्रेन पास हो रही है, तब वो ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पे उसका स्टॉपेज नहीं है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन को जैसे सामने कोई रेलवे स्टेशन होता है तो जनरली जो ड्राइवर होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, उसकी एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन वगैरह पे बच्चों थोड़ी भीड़ होती है ना, कई बार लोग जो है ट्रैक्स वगैरह को भी पास कर रहे होते हैं, तो भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे स्टेशन से जब कोई बड़ी ट्रेन पास हो रही होती है, जैसे राजधानी है, शताब्दी है, तो ये ट्रेन जो है ना हॉर्न बजाती हुई निकलती है, ठीक है। अब सपोज करो आप उस स्टेशन पर खड़े हुए थे, आप किसी दूसरी पैसेंजर ट्रेन वगैरह का वेट कर रहे थे, अब वहां से राजधानी वगैरह पास होने वाली है। अब राजधानी पास होगी तो वो तो अच्छी खासी स्पीड में निकलने वाली है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई हम यहाँ से पास हो रहे हैं, वो हॉर्न बजाती हुई निकलेगी, है ना। अब वो हॉर्न की जो आवाज होती है ना, जब ट्रेन स्टेशन को अप्रोच कर रही होती है तो वो बहुत तीखी होती है, और ये सबने ऑब्जर्व किया, चाहे तुम्हारा ध्यान गया या नहीं गया, लेकिन वो आवाज कैसी होती है बच्चों, बहुत ही ज्यादा तीखी होती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करती है, आपको क्रॉस करती है, तो अब आवाज में एक सडन चेंज आता है, आवाज थोड़ी बदल जाती है, पहले तीखी आवाज थी अब थोड़ी भारी हो जाती है। क्या ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो? तो ये जो इफेक्ट है ना बच्चों, ट्रेन जब अप्रोच कर रही थी और ट्रेन जब सेपरेशन में है, सेपरेट हो रही है, आपसे दूर जा रही है, पहले आपकी तरफ आ रही थी अब आपसे दूर जा रही है, तो ये जो साउंड में जो एक चेंज आया है ना बच्चों, ऐसा नहीं लाउडनेस नहीं, इट इज नॉट अबाउट द लाउडनेस। मैंने बताया था कि एक एक हमारा माइंड का परसेप्शन होता है साउंड को लेके, और एक होता है बच्चों हमारे कानों का। तो कान तो बच्चों उसकी लाउडनेस को मेजर करते हैं, ठीक है। जो हमारा माइंड है ना, वो उसके तीखेपन को मेजर करता है, मतलब ना एक तरीके से उसका जो माइंड का जो परसेप्शन होता है ना आवाज को लेके, वो डिफरेंट होता है। तो वो जो साउंड में जो चेंज आया है ना, वो उसके बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी में आया है, ठीक है। जो जो ऑब्जर्वर है, जो आप हो, जो स्टेशन पे खड़े हुए हो ना, आपको उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दी है ना, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, उसको आपका माइंड जो है ना उसको डिफरेंस को डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया है तो बच्चों अपना जेई का एग्जाम होने से पहले इस फिनोमेना को एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना, ठीक है, राजधानी शताब्दी वगैरह के आने के टाइम पे, और उस ट्रेन का इस साउंड के डिफरेंस को एक बार खुद से ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये बच्चों फिनोमेना जो होता है ना, इसे बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। इस फिनोमेना को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे सर आपने आपने ना अपने स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, मतलब आपने हमें सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वो चेंज नहीं होती। ये मैंने तुम लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, और वो मीडियम में ट्रेवल करने के दौरान चेंज नहीं होती। तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई, देखो सोर्स तो वही है, ट्रेन ट्रेन का इंजन जो है हॉर्न ब्लो कर रहा है, और आपने कहा कि ट्रेन अब मेरे को पास करते ही मतलब उसकी आवाज बदल जाएगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, मतलब सोर्स ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस पास ही तो हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आया? तो इसको समझाने के लिए बच्चों एक एग्जांपल है जो मैं बहुत कई सालों से देता हुआ आ रहा हूं, दैट इज द समोसा एग्जांपल, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर भूख नहीं लगी है तो आपको थोड़ी देर में भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज करो कि आकाश को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, और आकाश ने कहा कि एक सर मेरे को समोसे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, तो हमने आकाश को समोसे खाने का एक अरेंजमेंट करवाया, और वो अरेंजमेंट क्या था बच्चों, यहाँ पे एक बेल्ट लगी हुई थी, ठीक है, जिसपे समोसे रख रख के आ रहे थे, और आकाश इधर मुंह लगा के खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको समोसे खाने हैं, ठीक है। आकाश समोसे खाने ना, आपको भूख लगी है ना। अब यहाँ पे हमने एक समोसे वाले को खड़ा कर दिया और उसको बोला कि भाई तू यहाँ पे समोसे रखता जा। अच्छा समोसे बहुत छोटे छोटे, नहीं तो आकाश खा ही नहीं पाएगा। ये जो बेल्ट है ना बच्चों, ये बेल्ट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से मूव कर रही है। कोई भी चीज इसके ऊपर रखोगे तो एक सेकंड में 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा।
तो समोसे वाले ने समोसे रखना स्टार्ट किए, तो समोसे वाले ने 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 2 समोसे रखना स्टार्ट कर दिए, या मान लो 1 सेकंड में वो एक ही समोसा रख रहा है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे एक समोसा रखा। अच्छा, समोसे बच्चे उतने छोटे छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, मतलब एक बार में ही ये गड़प कर जाएगा। आकाश क्या करेगा, समोसे को एक बार में ही खा जाएगा, ठीक है भाई। तो इसने जैसे पहला समोसा रखा ना, यहाँ पे पहला समोसा रखते ही बच्चों, वो समोसा क्या करने लगा, बेल्ट पे रखा तो समोसा आगे चलने लगा। जब ये अगला समोसा रखेगा तो उस टाइम तक पहला समोसा कहां पहुंच जाएगा बच्चों, पहला वाला समोसा 20 सेंटीमीटर आगे पहुंच चुका होगा, ये वाला समोसा यहाँ पे आ गया होगा। इसके बाद जब वो अगला समोसा रखेगा तो ये 20 सेंटीमीटर और आगे आ जाएगा, ये समोसा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये समोसा यहाँ आ चुका होगा, एक समोसा यहाँ पे आ चुका होगा, एक समोसा यहाँ पे आ चुका होगा, और इन समोसों के बीच का जो गैप होगा बच्चों, वो कितना होगा, सारे समोसों के बीच का गैप जो है बच्चों 20-20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये तो वो सिचुएशन है जब ये बंदा अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा खड़ा समोसे रखता जा रहा है, और इधर समोसे खाता जा रहा है कौन, आकाश। तो बच्चों ये सारे समोसे इसकी तरफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे होंगे। जैसे सपोज आकाश ने एक समोसा खाया, तो अगला समोसा इसके पास कितनी देर में पहुंचेगा बच्चों, 1 सेकंड बाद, क्योंकि 20 सेंटीमीटर चलना है उसको और 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी। तो अगला समोसा आकाश के पास कब पहुंचेगा भाई, 1 सेकंड बाद। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, समोसे रखने का रेट और समोसे खाने का रेट दोनों क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आकाश जिस रेट से समोसे खा रहा है उसी रेट से समोसे रखने वाला रख रहा है। तो समोसे रखने वाले की एक फ्रीक्वेंसी है कि वो 1 समोसा पर सेकंड रखता है, और आकाश के खाने की फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, 1 समोसा 1 सेकंड में गड़प कर जाता है। गड़प करने का मतलब समझते हो, गड़प क्या बोलते हैं उसको, हमारे यूपी में बोलते हैं इस तरीके से ना, गड़प कर गया, तो एक समोसा वो गड़प कर जाता है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई परेशानी आता है? इस समोसे वाले एग्जांपल से बच्चों ज्यादा अच्छे से डॉपलर इफेक्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑफ दैम बोथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि दोनों का रखने का रेट बराबर है, खाने का रेट बराबर है। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, सपोज करो कि ये जो समोसे रखने वाला बंदा है ना, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया किधर की तरफ, आकाश की तरफ, ठीक है। और ये समोसे रख रहा है, अभी भी एक समोसा ही रख रहा है ये 1 सेकंड में, लेकिन अब ये बच्चों किधर की तरफ चलना चालू कर दिया, ये आकाश की तरफ चलना चालू कर दिया। तो ये समोसे वाला जो है इसने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर चलना चालू कर दिया, और ये जो आकाश है ये अभी भी रेस्ट में है, ठीक है। तो बच्चों जब इसने पहला समोसा रखा होगा ना, यहाँ पे एक समोसा इसने यहाँ पे रखा, अब वो समोसा चल रहा है बच्चों 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसने यहाँ पे पहला समोसा रखा। तो समोसा 1 सेकंड में चलेगा 20 सेंटीमीटर, हाँ जी, समोसा 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो समोसा आ गया बच्चों यहाँ पे, सपोज करो ना ये वाला पहला समोसा यहाँ पे आ गया, लेकिन जब ये दूसरा समोसा रखेगा ना बच्चों, तो ये इस जगह पे नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर आगे आ गया होगा। अब दो समोसों के बीच का जो गैप है ना बच्चों, वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रखा था इसने पहला समोसा, वो 20 सेंटीमीटर चला। अब इसने जब दूसरा रखा ना, तो ये अपनी जगह छोड़ के आ चुका है। ऐसे बच्चों किन्हीं भी दो समोसों के बीच का जो गैप है ना, वो 15-15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब जो समोसे होंगे ना बच्चों, वो 15-15 सेंटीमीटर के गैप पे होंगे। भूख लगने लगी भाई आकाश, किस किस को भूख लगने लगी, समोसों की याद किस किस को आने लगी? ऐसा होता है ना, जब समोसे समोसे बार बार सुन सुन के ना हमारी इच्छा शक्ति जाग जाती है कि यार समोसे ही खा लेते हैं, सर क्लास व्लास छोड़ो, समोसे ही खा लेने दो। वर्चुअल वाले ही सही, लेकिन खा तो लेते ही हैं। ओके, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों ना। अब देखो बच्चों, ये जो समोसा है ये मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये भी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो जब बच्चों इसने एक समोसा खाया, अच्छा इसका रखने का रेट क्या है बच्चों, एक समोसा 1 सेकंड में रख रहा है, लेकिन अब इसके पास समोसे जल्दी जल्दी पहुंचने लग जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंटरवल होगा ना बच्चों, दो समोसों को खाने के बीच का, वो 15 डिवाइडेड बाई 20 के बराबर होगा। ये
अब इसका जो इंटरवल होगा ना बच्चों वो 3/4 सेकंड के बराबर आ जाएगा, मतलब 3/4 ऑफ सेकंड में बच्चों इसके पास एक समोसा पहुंच जाएगा। कम टाइम में समोसे पहुंच रहे होंगे, इसका खाने का रेट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो उस बंदे का रखने का रेट तो वही है, अभी भी वो उसी रेट से रख रहा है, उसने अपना रखने का रेट चेंज नहीं किया, लेकिन इसके खाने का रेट बढ़ेगा बिकॉज दैट पर्सन, वो समोसे वाला इसकी तरफ मूव कर रहा है। और एक चीज और ऑब्जर्व करना, समोसे वाले के मोशन की वजह से इनके बीच का जो समोसों के बीच का गैप है वो भी कम हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों जब कोई सोर्स साउंड एमिट करता है ना तो वो डिस्टरबेंसेस प्रोड्यूस करता है, तो उन उसके प्रोड्यूस करने का रेट और सामने वाला जो जिसके कान में डिस्टरबेंस एंटर कर रहे हैं उसके रिसीव करने का रेट, ये दोनों डिफर कर जाते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ। अच्छा, एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है बच्चों ये ना डिफरेंस जो है। दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, अगर समोसे वाला चलना चालू कर दे, अगर समोसे वाला बच्चों चलना चालू कर दे, सपोज करो ना इधर की तरफ उसने 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलना चालू कर दिया, अब ये वाला बंदा रेस्ट पे है, ये नहीं चल रहा है बच्चों ना, समोसा रखने वाला रेस्ट पे, इसने एक समोसा रखा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, तो अब जो समोसों के बीच का जो गैप होगा ना बच्चों, दैट गैप विल बी 20 सेंटीमीटर। ये गैप कितना होगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये समोसा आ रहा है बच्चों इसकी तरफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इनके बीच का गैप है बच्चों ये, तो तुम ये समझ रहे हो बच्चों, अब जो इंटरवल होगा ना, जब इसको एक समोसा इसने खा लिया, अब अगले समोसे को खाने के लिए खुद उसकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या बच्चों अब जो इंटरवल है वो 20/30 के बराबर नहीं हो जाएगा? 2/3 सेकंड में एक समोसा मिलने लग जाएगा। इसके इधर मोशन करने से जल्दी जल्दी समोसे खाएगा ये रुका हुआ है, लेकिन अब इसको समोसे जल्दी जल्दी मिल रहे होंगे, 2/3 सेकंड में इसको एक समोसा मिल जाएगा, और जबकि वो रखने का रेट तो उसका 1 सेकंड के बराबर ही है। तो ये वाली बात समझ में आई। तो अगर मैं समोसे वाले को सोर्स कंसीडर करूं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेव पर सेकंड एमिट कर रहा है, और ये जो आकाश है अगर इसको ऑब्जर्वर बोल दिया जाए, ये एक नंबर ऑफ वेव रिसीव कर रहा है पर सेकंड, तो ये नंबर जो है ना बच्चों डिफर कर जाता है, इवन इफ द सोर्स इज मेंटेनिंग इट्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, बट उसको रिसीव करने वाले को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही होती है इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इसी को बच्चों हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हुआ कि जब साउंड बीच में चल रही थी ना दोनों के बीच में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन जो रिसीव करने वाला था, जो रिसीवर था, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं आया। ध्यान रखना, साउंड बच्चों, साउंड जो है जो चल रही है ना बच्चों, साउंड का मतलब जो जो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों थ्रू आउट द मीडियम, वो उसकी वही है जिस जिस फ्रीक्वेंसी की वेव इसने सोर्स ने एमिट की थी, लेकिन क्या हुआ, हाँ भाई क्या हुआ, उसको जो ऑब्जर्वर को जो रिसीव हो रही है ना साउंड, वो डिफरेंट साउंड रिसीव हो रही है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, इसका स्टेटमेंट जो है, whenever there is relative motion, या ऊपर खाली स्पेस में आ जाएगा क्या? सो whenever there is, अगले पेज पे लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। whenever there is a relative motion, ये स्टेटमेंट बच्चों रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें, बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर along the line joining them, along the line joining them, then the frequency of the wave, then the frequency of the wave received by the observer
then the frequency of the wave received by the observer will be different. From the frequency of the wave, from the frequency of the wave emitted by the source. ठीक है भाई, this phenomena is called the Doppler's effect. This phenomena is called Doppler's इफेक्ट. ठीक है, इस फिनोमेना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, इस स्टेटमेंट को बच्चों लिख लो. तो नीचे वाला नहीं दिखाई देता स्क्रीन में. नीचे ये लिखा हुआ है दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट. ठीक है, बस ये और कुछ नहीं है. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द डॉपलर्स इफेक्ट. डन कर लिया भाई आप लोगों ने. ओके, अब बच्चों एक एक करके केस समझते हैं हम लोग जो है यहाँ पे. तो पहला केस है बच्चों, वैसे जो मैंने तुम्हें जो समोसे वाले एग्जांपल बताया ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसको ना समझने का. तो फिर भी केस वन को समझा देता हूं मैं आपको. केस वन इज व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट. व्हेन सोर्स and observer both are at rest. ठीक है, दोनों के दोनों रेस्ट में बच्चों ना. ठीक है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर जब दोनों रेस्ट पे होते हैं ना बच्चों, तो सोर्स जो साउंड वेव जिस फ्रीक्वेंसी की एमिट कर रहा होता है, अब सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक इंटरवल होता है. इस रेगुलर इंटरवल पे सोर्स जो है साउंड वेव एमिट कर रहा होगा. तो यहाँ पे मान लीजिए एक सोर्स हो गया. ठीक है, सो दिस इज द सोर्स और ये रेस्ट पे. यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जर्वर हो गया और ये भी रेस्ट पे. ठीक है, दोनों को हम रेस्ट पे लेके चल ही रहे हैं. अब यहाँ पे बच्चों साउंड वेव एमिट होंगी, जैसे एक ही हो गई. अब ये पॉइंट सोर्स है बच्चों, तो इनकी साउंड वेव कैसी होंगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा ना इसका. ठीक है, इसने यहां से एक वेव एमिट की बच्चों ना, और वो उसका जो डिस्टरबेंस है वो लैम्डा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है. लैम्डा, ये सब लैम्डा के बराबर होंगे बच्चों. ये भी लैम्डा के बराबर होगा. ठीक है, ओके. ये बच्चों इधर की तरफ जा रही है. अच्छा, वी जो है ना बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वी इज साउंड स्पीड. ठीक है, साउंड स्पीड को मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अच्छा देखो बच्चों, इसने एक डिस्टरबेंस जब प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया होगा ना, एक डिस्टरबेंस जैसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो पूरा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने में इसको टाइम लगेगा टीएस के बराबर. मान लो सोर्स का जो टाइम पीरियड है ना वो टीएस के बराबर है. तो एक डिस्टरबेंस जो इसने प्रोड्यूस किया बच्चों, वो यहां से यहां तक फैला हुआ होगा. ये इसे बोलते हैं बच्चों एक पूरा डिस्टरबेंस. ठीक है, तो इसका इसे फ्रंट बोलते हैं, इसको रियर पार्ट बोलते हैं. तो इसको पूरे को एमिट करने में कितना टाइम लगा बच्चों? इसको टीएस के बराबर. तो टीएस टाइम में इसका फ्रंट कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा वी की स्पीड से? वी इंटू टीएस के बराबर. तो वी इंटू टीएस जो है ना बच्चों, यहाँ पे लैम्डा के बराबर होगा. ठीक है, जो डिस्टरबेंस फैला हुआ है ना लैम्डा लेंथ में फैला हुआ है, तो वी इंटू टीएस जो है लैम्डा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अब ये डिस्टरबेंस इसके पास आ रहा है वी की स्पीड से, इसको रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर मान लो ये पूरा एक डिस्टरबेंस जो है ना जब इसके पास आया, तो ये तो अपनी जगह पे चुपचाप बैठा है, ये डिस्टरबेंस इसकी तरफ वी की स्पीड से आ रहा है, तो इसको रिसीव करने में ऑब्जर्वर को जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टीओ. टीओ जो होगा वो लैम्डा डिवाइड बाई वी के बराबर होगा. लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो टीओ जो है टीएस के बराबर हो जाएगा. मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी ना उसकी 1/TO, और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/TS, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टीओ और टीएस बराबर आ रहे हैं बच्चों. जितने टाइम में ये एक वेव को एमिट कर रहा है उतने टाइम में ये रिसीव कर रहा है.
तो बच्चों यहाँ से एफओ एंड एफएस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स एमिट कर रहा होगा वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर जो है रिसीव कर रहा होगा। तो ये बच्चों पहला वाला केस हो गया, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव एमिट हो रही है उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जो है रिसीव हो रही होंगी। अच्छा, आकाश नहीं था, अमन है हमारे बीच में ना, मैं समझ रहा था आकाश है। अमन यादव और आकाश यादव। डन यहाँ तक बच्चों? डन 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 डन। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, साउंड एमिट हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट हो रही है उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा, ठीक है। पहला केस समझ में आया बच्चों आपको? सेकंड केस, तो केस 2, source is moving but observer is at rest। ठीक है, सोर्स मूव कर रहा है बच्चों लेकिन ऑब्जर्वर रेस्ट में है। ये बच्चों हमारा सेकंड केस हो जाएगा। अब यहां पे बच्चों मैं दो केस लेके चलूंगा, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहां पर दो ऑब्जर्वर लेके चलते हैं, O1 और O2, ठीक है। अगर सोर्स ऐसे मूव कर रहा है बच्चों VS से, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए तो इसकी तरफ आ रहा है और इस वाले से दूर जा रहा है, तो एक अप्रोच हो गई और एक सेपरेशन हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे पता है कैसे करते हैं कि मान लो इसने एक डिस्टर्बेंस t इक्वल टू 0 पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो डिस्टर्बेंस तो इधर भी जाएगा और डिस्टर्बेंस इधर भी जाएगा। पूरा डिस्टर्बेंस एमिट करने में जो इसको टाइम लगता है वो होता है ts के बराबर। तो ts टाइम में वो डिस्टर्बेंस बच्चों इधर की तरफ कितना चला जाएगा, डिस्टर्बेंस पहुंच चुका होगा बच्चों यहाँ पे v। जैसे ही डिस्टर्बेंस मीडियम में आता है ना, वो मीडियम की स्पीड से चलता है, मतलब ना v की स्पीड से इतना आगे आ जाएगा। इधर जो एमिट हुआ बच्चों वो कितना इधर चला जाएगा, v इंटू टी एस के बराबर। वो भी तो इधर v इंटू टी एस के बराबर चला जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन उस दौरान ये सोर्स अपनी जगह छोड़ चुका होगा, ये खुद आगे जा चुका होगा vs इंटू टी एस। तो एक डिस्टर्बेंस बच्चों इस वाले रीजन में होगा, ठीक है, एक डिस्टर्बेंस बच्चों इस वाले रीजन में होगा। तो ये वाला इधर जा रहा होगा और ये वाला डिस्टर्बेंस बच्चों इधर जा रहा होगा। सोर्स यहां पे मूव करके आ चुका है, तो इससे ये जो डिस्टर्बेंस है ना बच्चों, इसको λ1 बोलेंगे, और ये जो है ना वेवलेंथ बच्चों, ये जो डिस्टर्बेंस दूसरा वाला जिस रीजन में है उसको हम λ2 बोलेंगे, ठीक है। λ1 और λ2 समझ में आए? λ1 जो होगा बच्चों वो v माइनस का vs इंटू टी एस के बराबर होगा। अच्छा, 1/fs जो होता है ना वो ts के बराबर होता है। तो जो λ1 आएगा ना बच्चों वो v माइनस का vs डिवाइडेड बाई fs के बराबर आ जाएगा। λ2 जो आएगा ना बच्चों वो v प्लस का vs डिवाइडेड बाई fs के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, वेवलेंथ चेंज हो जाती है सोर्स के मोशन की वजह से। सोर्स मूव कर रहा था, वेवलेंथ चेंज हो गई, घटेगी या बढ़ेगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किधर वाली साउंड को आप जो है कंसीडर कर रहे हो। अगर आप जिधर सोर्स मूव कर रहा है उधर वाली साउंड वेव में ही आप इंटरेस्टेड हो, या आप ऐसे कह सकते हो आपका ऑब्जर्वर जिधर है उधर की तरफ ही अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जिधर सोर्स मूव कर रहा है उसके अपोजिट ऑब्जर्वर है तो उसके पास जो आवाज जा रही होगी ना बच्चों उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा जो है ना बच्चों डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ द सोर्स, लैम्डा डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ सोर्स, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू बच्चों होती कितनी है, v प्लस माइनस का vs डिवाइडेड बाई fs के बराबर। अब प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करोगे बच्चों, जिधर सोर्स मूव कर रहा है उधर जाने वाली वेव में, मतलब O1 में इंटरेस्टेड हो, O1 के पास जो वेव आ रही होंगी तो वो इधर वाली आ रही होंगी, तो जिधर सोर्स मूव कर रहा है उधर वाली वेव में इंटरेस्टेड हूं। जिधर सोर्स मूव कर रहा है अगर उसके अपोजिट जाने वाली वेव में इंटरेस्टेड हूं, O2 को जो रिसीव हो रही होंगी, तो बच्चों उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो प्लस या माइनस आप लोग डिसाइड कर पाओगे? आपने कहा ठीक है सर। अब बच्चों इसके पास एक वेवलेंथ आई, ठीक है, ये वाली λ1, ठीक है, ये तो रेस्ट पे। अब वेव आ कितनी स्पीड से रही है, v की स्पीड से, तो इसको इस पूरी वेव को रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो जो टीओ होगा ना बच्चों वो λ1 डिवाइडेड बाई v के बराबर होगा।
तो FO जो होगा ना बच्चों V डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास V डिवाइडेड बाई V माइनस का VS इंटू FS के बराबर। लो जी, FO1 जो आएगा ना हमारे पास, FO1 वो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाई दी ऑब्जर्वर 1 विल बी दिस। अच्छा, इस वाले के पास जो वेव आ रही होगी ना बच्चों, वो लैम्डा 2 की आ रही होगी, ये लैम्डा 2 हो गया और V की स्पीड से आ रही होगी, तो इसको रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो TO2 होगा, वो लैम्डा 2 डिवाइड बाई V आएगा। तो FO2 जो आएगा ना बच्चों, V डिवाइडेड बाई V प्लस का VS इंटू FS के बराबर टाइम लगेगा। ये होंगी बच्चों फ्रीक्वेंसी पर जो इफेक्ट आएगा ना किसका, ऑफ सोर्स की मोशन का। ठीक है, सोर्स की मोशन का जो इफेक्ट आएगा ना बच्चों, वो ये होगा। FO2 और FO1 मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। FO2 एंड FO1 समझ में आए बच्चों आप लोगों को? तो सोर्स की मोशन का इफेक्ट बच्चों इस तरीके का आएगा। अच्छा, FO2 और FO1 बच्चों इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो जिधर सोर्स मूव कर रहा है बच्चों उधर की तरफ ही ऑब्जर्वर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप यहां से डिसाइड करोगे। जिधर सोर्स मूव कर रहा है उसके अपोजिट अगर ऑब्जर्वर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप जो है यहां से लिख पाओगे। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी लिख पाओगे बच्चों। ओके, अब बच्चों दूसरे वाले को मूव कराते हैं। किसको? अब मूव कराते हैं ऑब्जर्वर को। देयर इज नेक्स्ट केस इज थर्ड केस, केस 3। when observer is moving but source is at rest। ठीक है, अब ऑब्जर्वर को मूव कराएंगे लेकिन हमारा जो सोर्स है बच्चों वो रेस्ट पर रहेगा। अब ऑब्जर्वर बच्चों दो तरीके के ले लेते हैं, ये O1 ले लिया हमने, ये S हो गया, O2 ले लिया। O2 को बच्चों दूर मूव करा रहे हैं हम, O1 को हम पास की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो रेस्ट में है ही। अब ये जब डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा ना बच्चों, तो ये TS टाइम में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, तो अब लैम्डा बच्चों चेंज नहीं होगा। ये जो लैम्डा होगा ना बच्चों इधर वाला, वो V डिवाइडेड बाई FS के बराबर ही होगा। ठीक है, V इंटू TS के बराबर। जो इधर वाला जो लैम्डा होगा ना बच्चों, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये भी V डिवाइडेड बाई FS के बराबर ही होगा। तो अब इसके पास एक वेवलेंथ पहुंच रही है बच्चों, तो वेव पहुंच रही है और वो V की स्पीड से आ रही है। इसको बच्चों पूरा रिसीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो T2 जो होगा ना बच्चों वो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको रोकना पड़ेगा बच्चों, अपन को ऑब्जर्वर को रोक देंगे, तो V माइनस का VO2। ठीक है, FO2 जो आएगा ना वो 1 अपॉन दिस TO2 आएगा, तो V माइनस का VO2 डिवाइड बाई V इंटू FS। ठीक है, अब इसको जो वेव रिसीव हो रही होगी ना बच्चों वो ऐसे आ रही होगी V की स्पीड से। इसको जो TO1 होगा ना बच्चों वो लैम्डा 1 डिवाइड बाई V प्लस का VO1 होगा। ठीक है, तो FO1 जो आ जाएगा ना वो V प्लस का VO1 डिवाइड बाई V इंटू FS आ जाएगा। ऐसे बनेंगे बच्चों ये फॉर्मूलाज ना, इस तरीके से आपके FO1 और इन सब के फॉर्मूलाज आ जाएंगे। इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होगी बच्चों ना, वेवलेंथ जो है V इक्वल टू F लैम्डा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, V इक्वल टू F ऑफ सोर्स इंटू लैम्डा। इसमें वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ बच्चों इसमें दोनों साइड वाली जो वेवलेंथ होगी ना लैम्डा जो होगा V डिवाइड बाई FS के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाली बात बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गई सारे बच्चों को? आपने कहा कि ठीक है सर यहाँ तक तो मुझे कोई परेशानी है नहीं। FO1 और FO2 दोनों आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे, FO1 और FO2। अच्छा, अगर दोनों मूव कर रहे होंगे बच्चों तो इन दोनों को क्लब कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं बच्चों तुम लोगों को एक केस 4 को डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, व्हेन बोथ आर मूविंग, मतलब एक जनरल फॉर्मूला। केस 4, व्हेन
both source and observer are moving। तो पहले तो बच्चों पहला फॉर्मूला है लैम्डा जो होगा ना बच्चों v प्लस माइनस का vs डिवाइड बाई fs होगा। वो तो सिर्फ सोर्स की मोशन में डिपेंड करेगा। जैसे समोसों के बीच का गैप जो है ना वो समोसे वाले की मोशन पर डिपेंड कर रहा था। एफओ जो होगा ना बच्चों फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई द ऑब्जर्वर वो v प्लस माइनस का vo v प्लस माइनस का vs इंटू fs के बराबर होगी। अब ध्यान रखना whenever there is approach it will increase FO, whenever there is separation it will decrease FO। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी बच्चों कोई भी वेलोसिटी एक की वेलोसिटी दूसरे की तरफ होगी ना, मतलब अप्रोच एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों वो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब जैसे आपको पता है क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होती है ना उसका इफेक्ट ऊपर आता है और सोर्स की वेलोसिटी का इफेक्ट नीचे आता है, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये कहेंगे इसको अप्रोच हो रहा है दोनों के बीच में ना, तो बच्चों इन दैट केस फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। और ऑब्जर्वर की मोशन जो है ऊपर आती है, वेलोसिटी ऊपर आती है, तो बच्चों वहां पर v प्लस का vo आएगा। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा ना तो v माइनस का vo आएगा। सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा ना बच्चों तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है और सोर्स का कंट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर में रहता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा ना बच्चों तो v माइनस का vs आएगा, और जब सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी घटानी है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, v प्लस का vs आएगा, ठीक है। ये बस आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपको मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू वेवलेंथ v इक्वल टू f लैम्डा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड। आप बच्चों मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसका ना। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई ऑब्जर्वर जो होगी ना बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। खैर इस पे और ज्यादा डिस्कशन बच्चों अगली क्लास में करेंगे हम, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। रिफ्लेक्शन वाले केस रह गए, थोड़ा सा इस पे एडवांस इलस्ट्रेशंस वगैरह कराने और हमारा ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों होमवर्क का डिस्कशन होगा, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है ज्यादा, तो होमवर्क का भी डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको जो है थोड़ा सा पढ़ाऊंगा अगली क्लास में ना। 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। आपका जो होमवर्क है बच्चों मैंने ऑलरेडी 25 तक डिस्कस करवा दिए हैं, मुझे जहां तक याद है 25 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 25 के बाद बच्चों 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30 मतलब 25 से लेके आप लोग जो है कंप्लीट कर सकते हो अप टू 50। तो 25 से बच्चों 50 तक, 50 में डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तुम बस 50 तक करो कल की क्लास के लिए ना, 50 तक, 26 से लेके 50 तक। और इधर मैंने 6 तक डिस्कस करवा दिए हैं, तो 7वां 8वां 9वां 10वां बस 10 तक कर लो, ठीक है, ताकि फिर अगली क्लास में होमवर्क ज़्यादा ना हो। 8 इधर रह जाएंगे। 10 तक सब्जेक्टिव और 50 तक बच्चों आपके सिंगल करेक्ट। तो आपके पास होमवर्क जो है 15 और 8 अगली क्लास में कम रह जाएगा होमवर्क ना। तो ये वाला कंप्लीट करके आओ बच्चों। दोनों दिन कल वाली क्लास में डिस्कशन होगा और परसों वाली क्लास में डिस्कशन होगा, और ये वाला चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा 2 दिन के अंदर। डन भाई?
चलिए भाई खत्म करते हैं आज की इस क्लास को और मिलते हैं फिर हम जो है अगली क्लास जो कि कल होगी हमारी। ठीक है, चलो बाय।